तो गाइस वेलकम बैक। लाइट तो थोड़ी कम है तो वापस हम वही पुराना चैप्टर उठा के आ चुके हैं, डीएसए का दूसरा पार्ट। क्योंकि पहला पार्ट थोड़ा अच्छा था, क्योंकि एक आध दोस्तों ने मुझसे बोल दिया कि भाई दूसरा पार्ट भी बना दे, वो पूरा ही पढ़ा दे। मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं करूँ ऐसा। तो हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं जेएसएस यूनि का एक बच्चा हूँ और काफ़ी अच्छा हूँ। ठीक है। सो अब आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? किसी चीज़ को ना करने की इच्छा, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक दोस्त है, उसका नाम मैं तेज रख देता हूँ अभी, ठीक है। उसको हर चीज़ कॉम्प्लेक्स लगती है कि इसमें बहुत पावर लगेगी सीखने में। फॉर एग्जांपल उसको कोरियन सीखनी है किसी लड़की को पटाने के लिए, तो उसमें उसको कोरियन सीखना मजाक तो है नहीं, वो थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि वो ना फॉरेन कंट्री का, तो उसे तो लगेगी हार्ड। तो कोरियन सीखने के लिए उसमें थोड़ा पावर लगेगा, उसे टाइम लगेगा, उसके दिमाग के अंदर स्टोरेज लगेगी उस चीज़ को याद करने के लिए। एक नई स्टोरेज क्रिएट करनी पड़ेगी, एक नई क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी ना, कोरियन नाम से उसके अंदर सारे वर्ड्स हो, सब हो। तो वही सेम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी आगे चल के दो पार्ट्स में बढ़ जाती है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर को कोई लड़की पटानी नहीं है। तो पर उसको तो हमारा इन्फॉर्मेशन को डाटा में, सॉरी, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है ना। तो यहीं पे हमारे टॉपिक बढ़ जाते हैं। पहला आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब तुम पूछोगे भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि एक प्रोग्राम को चलने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैंने इसको फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड करें, एक लीनियर, एक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वाले का मतलब ये होता है कि तुम इसमें भाई साहब कुछ भी अपना डाटा दे दो, इसको कांस्टेंट टाइम लगेगा वो चीज़ करने के लिए। वो तुम्हारे इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। ये इनपुट जो कांस्टेंट है वो इनपुट पे वेरिएबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला ले लो एग्जांपल, ये जो छोटा सा गंदा सा प्रोग्राम लिखा है, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पेपर पे लिखता हूँ प्रोग्राम, क्योंकि मेरा एग्जाम पेपर में होता है। क्योंकि कंप्यूटर पे किसी कॉलेज वाले को पेपर लिखवाना थोड़ी है, वो सब तो पागल है, ठीक है। तो इंट मैंने नाम दे दिया कोई भी मल्टी नाम से, एन एन लिया, एन एन मल्टीप्लाई हो, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? एक तो सबसे पहला टाइम लगेगा इस प्रोग्राम को लेने में, एन लेने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगी, ठीक है। और एन मल्टीप्लाई करने में 1 यूनिट और लग जाएगी, तो टोटल अपना 2 यूनिट हुई। अब इस पे एन पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना भी तुम बड़ा ले लो, 400 ले लो एन, क्या 4000 ले लो या 4 करोड़ ले लो, ठीक है। 4 करोड़ जीरो नहीं बना रहा, ऑफकोर्स मैं इतने पेपर में जीरो थोड़ी बनाऊंगा, वरना पेपर में तो वैसे ही जीरो दे देते कॉलेज वाले अगर नहीं करो तो कांस्टेंट टाइम इनपुट का सिस्टम का ये मतलब हुआ कि ये जो है एक सिस्टम बनाता है, जो क्या कहते हैं, सिस्टम नहीं, मतलब सिस्टम हो रहा है आज। बेसिकली उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये वर्ड एक निकाल देता है। इसलिए इसमें कॉन्स्टिट्यूट, इसमें इनपुट का कोई मैटर नहीं करता। अब आता है लीनियर, ठीक है। इसमें अब इनपुट का मैटर हो जाता है कि कैसे भाई तुम इतना सारा टाइम ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेनली लूप वाले क्वेश्चंस होते हैं, लूप वाले प्रोग्राम्स होते हैं जो टाइम लेते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी नंबर को बार बार ऐड करना है तो उसमें तो यूनिट ऑफ टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लीनियर है, क्योंकि इनपुट पे डिपेंड करता है। अगर मैं n1 लूँगा तो क्या पता, अगर फिबोनाची सीरीज़ ले तो अगर मैं फिबोनाची सीरीज़ तो पता होगी, जिन्हें नहीं पता फिबोनाची सीरीज़ क्या है, वो ये है 0 1 1, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो 1 आ गया, 1 1 को ऐड करो तो 2 आ गया, 2 1 को ऐड करो तो 3 आ गया, 3 2 को ऐड करो तो 5 आ गया। तो ऐसी फिबोनाची सीरीज़ चलती रहती है। अब मैं इसको चाहूँ, मैं इसको n इन्फिनिटी पे ले जाऊँ, या मैंने इसको हज़ारवीं तंत्र चाहिए, तो वो तो डिपेंड करेगी ना इसमें कितना टाइम लगेगा कंप्यूटर को प्रोसेसिंग का। तो वही सेम लॉजिक है, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। इस पर इनपुट पे डिपेंड करता है टाइम, ठीक है। और टाइम दो तीन चीज़ों पे और डिपेंड करता है एक मशीन का। एक तो होता है उसमें कितने बिट का प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी 32 बिट का है या 64 बिट का है कोर प्रोसेसर है, कितने बिट के प्रोसेसर है उसके पास। और दो तीन चीज़ें और मैटर करती है, एक तो उसका अपना कितने जीपीयू है, तो और चीज़ें होगी कितने एएमयू यूनिट्स है, एएलयू, लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दैट्स एएलयू। तो उससे उस डिपेंड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। अब आते हैं अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस होता है कि कितना ज़्यादा स्पेस लेना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यही सेम प्रोग्राम उठा लेते हैं लीनियर वाले में, क्योंकि सॉरी कांस्टेंट वाले में, हाँ सॉरी कांस्टेंट वाले से लीनियर वाले में, कि अब कांस्टेंट का एग्जांपल ये, ठीक है। कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा साइज़, तुमने जितना दिया है उसी पे रहेगा। जैसे मल्टीप्लाई का अगर मैं इसमें प्रिंट कराऊँ कि कितना हो, कि अगर साइज़ ऑफ वाला यूज़ करूँ, अगर एक प्रोग्राम होता है साइज़ ऑफ, और यहाँ पे वो नंबर लिख दूँ, तो वो हमेशा 2 बिट्स या 4 बिट्स आएगा। 2 बिट्स आएगा अपने टर्बो सी के अंदर,
कि टर्बो सी थोड़ा ना पुराने टाइम का था, तो वो कम स्पेस देता था किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी डाटा टाइप को, तो इसको दो मिलेंगे, ठीक है, टर्बो सी के अंदर। और कोई भी या दूसरा कोडर हो या दूसरा टाइप ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम हो तो उसमें 4 मिलेंगे, ठीक है, एज यूजल एज रिटर्न इट। जैसे कि अपना VLC हो गया, नहीं सॉरी VLC नहीं, VLC तो वीडियो प्लेयर है, अपना VS कोड हो गया, वो सब हुआ VSC, हाँ VSC हो गया ना, वो सब है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ये है कि मेन टू मेन सीधा है कि जितने कम स्पेस में हो पाए उतना हो। लीनियर का यही एग्जांपल हो, सॉरी कांस्टेंट का यही मतलब हो गया कि जितना तूने n पे डिपेंड करेगी नहीं स्टोरेज, ये हमेशा 2 या 4 यूनिट ही लेगी, डिपेंड करता है। वैसे तो तुम 4 ही बोल सकते हो, 4 बाइट की स्पेस लेगी, 4 BIT बाइट्स, ठीक है, 4 बाइट की स्पेस लेगी अगर एक एक चीज़ का इनका साइज ऑफ निकालोगे तो। अब लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है कि आप इसके अंदर कांस्टेंट कर सकते, सॉरी वेरिएबल कर सकते हो स्पेस को। अब कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लूप लगा दूं, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे कि फिबोनाची सीरीज़ है, इसके अंदर थोड़े और ऐड कर दूं, इसको स्टोर भी कर लूँ मार्कोस यूज़ करके, सॉरी मार्कोस नहीं, रिकॉल यूज़ करके, और वो सारे प्रोग्राम फ्री ऑफ रिकॉल, तो उससे ये स्टोर भी हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये नंबर होगा, एन जितना ज़्यादा होगा, ये उतना स्टोर होता जाएगा, यानी इसकी यूनिट बढ़ती जाएगी। दैट्स वाई इट्स अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और एक अच्छे एल्गोरिदम के अंदर, एल्गोरिदम तो पता होगा जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये कॉम्प्लेक्सिटी हम एल्गोरिदम के लिए पढ़ रहे हैं। अगर कोई एल्गोरिदम बहुत हार्ड हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वापस तेज को उठा लेते, तेज को अपने किसी खास दोस्त से मिलने जाना है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, या तेज मारेगा पकड़ के अगर उसे पता चल गया, तो मैं एक काम करता हूँ, तेज को मैं तुषार से मिला देता हूँ। हाँ, गे भाईचारा तेज को तुषार से मिलना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो तुषार A पॉइंट पे जाए, A से B पॉइंट पे जाए, फिर B से C पॉइंट पे जाए, और C के बाद D पॉइंट पे आए, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिदम हो गई। और एक एल्गोरिदम ये होगी कि भाई तुषार A पे पहले पहुंचे और A से डायरेक्ट D पॉइंट पे जाए, बस C और B पॉइंट को एलिमिनेट कर दे, तो ये दूसरी एल्गोरिदम होगी। इसलिए हम वो एल्गोरिदम चूज़ करते हैं जो हमें सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सबसे कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करे, यानी जितना कम स्पेस उतनी ज़्यादा स्टोरेज होगी बाकी कंप्यूटर्स और बाकी प्रोग्राम्स के लिए, और जितना कम टाइम उतना फास्ट चीज़ें मैटर करेगी। लाइक अगर मैं एक प्रोग्राम लिखूँ उसको चलने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका? सेम लॉजिक विथ दिस। तो ये अभी ख़त्म करता हूँ, मतलब ये ख़त्म हो चुका है बेसिक टॉपिक। और अब जो अपना अगला लेक्चर होगा, जो काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि मैं से पहले से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है शॉर्टिंग और सर्चिंग पे। ये बहुत बड़े लेक्चर्स हो गए, मतलब ये तो मान लो मैक्स टू मैक्स, ये तो मान लो 40 मिनट तो चले ही जाएगा, ठीक है, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 40 मिनट जाएगा शॉर्टिंग और सर्चिंग मिला के। अगर मैं 3 से 2x में देख लो तो सर्चिंग और शॉर्टिंग मिला के, तो अगला लेक्चर इसके ऊपर होगा DSA का। तो ओवर एंड आउट ऑन दिस थिंग, बाय।